हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना रूरल डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे। लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द सब हेडिंग दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। पहले तो हम देखो, जब भी कभी क्वेश्चन आए ना आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, ये जो डायरेक्ट 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना अपने एग्जाम में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे पहले क्या होता है? गैदरिंग। गैदरिंग क्या होता है? मान लो यू आर लिविंग इन ऑर्चर्ड ऑफ एप्पल्स, ठीक है। आप एक एप्पल ऑर्चर्ड में रह रहे हो, तो सबसे पहले काम क्या होगा? आपको पेड़ से तोड़ के आप एप्पल लाओगे। अब आपने गैदर कर लिए, एप्पल गैदर कर लिए। अब प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। अब देखो, अब आपके पास एप्पल आ गए, एप्पल में थोड़े बहुत कुछ दाग हो गए। अब आप एप्पल को बड़े अच्छी तरीके से साफ करोगे कपड़े से, ठीक है। प्रोसेसिंग कर रहे हो आप एक तरह से उसकी। अब देखो, आपने एप्पल को अच्छे से साफ कर दिया, शाइनी एप्पल्स बना दिए। अब शाइनी एप्पल्स बन गया, अब उसको आप क्या करोगे? उसकी ग्रेडिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। देखो, कई एप्पल्स में कहीं पे डेंट हो गए पड़े हुए, कहीं पे किसी में कीड़ा होगा, कोई सड़ गया होगा, कुछ ऐसा कुछ डिफेक्ट होगा एप्पल में, तो उनको आप साइड रख लोगे। अच्छे एप्पल्स को आप रख लोगे, जो बेकार एप्पल हो गए उसे बी ग्रेड में डाल दोगे, अच्छों को ए ग्रेड में रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द बायर्स प्रेफरेंस। मान लो मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिनको दिवाली में गिफ्ट देने हैं अपने एप्पल बॉक्सेस, किसको? अपने रिलेटिव्स को। तो मैं उनके लिए 5-5 किलो के छोटे से पैकेट्स बनाऊंगा, जो वो आगे अपने किसी रिलेटिव को दे पाए, ठीक है। काइंड ऑफ एक पैकेजिंग कर दी मैंने अच्छे से प्रोडक्ट की, ऑफ 5 kg एप्पल पैक एग्जाम्पल, ठीक है। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर द फ्यूचर सेल। मान लो मुझे पता है कि मुझे मेरे एप्पल के रेट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा? उन्हें उन्हें कोल्ड स्टोर में भर दूंगा और बाकी करीब 3-4 महीने बाद आराम से उन्हें बेच दूंगा, जब रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए एप्पल के, ठीक है। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लिक्रेटिव। वही बात है, मैं एप्पल को कब निकालूंगा अपने स्टोर से बाहर? जब मुझे लगेगा कि भाई एप्पल के बहुत ज़्यादा रेट है आजकल मार्केट में और बहुत ज़्यादा सेल हो रही है एप्पल की, ठीक है। मतलब सेल, बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा अच्छे रेट्स पे एप्पल की सेल हो रही है, तब मैं उन्हें अपने मार्केट में बेचूंगा। देखो, ये सेम चीज़ है एग्जैक्ट जो मैंने पीछे किया, तो इसको जस्ट इग्नोर करो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल। देखो, जब भी आप एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वर्ड सुनते हो तो मार्केट से आपके दिमाग में वर्ड आता होगा कि ऐसी सब्जी मंडी टाइप, वहाँ पे सीधा सेब ला लिया और वहाँ बेच दिया, ऐसा नहीं होता। देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सारे ही प्रोसीजर को इंक्लूड किया जाता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ये सारा जो वो प्रोसेसेस होते हैं, इन सब को आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर डालते हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक फार्मर है, फार्मर ने एक अच्छा सा बॉक्स डिज़ाइन किया अपने एप्पल का, खूब एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया, प्रॉपर डिज़ाइंस बनाए, लोगोज बनाया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा की, बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बॉक्स बना दिया, बहुत ज़्यादा सुंदर बॉक्स बना दिया एप्पल का। ये सारे प्रोसीजर्स हैं ना, ये ताकि एक एप्पल का जो बॉक्स है वो हाई रेट, एप्पल के बॉक्स के जो हाई रेट्स मिले, ये सारा प्रोसीजर किया, जो सारा तामझाम किया, जो इतनी टेंशन ली, ये सारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस विच हेल्प हिम गेटिंग द बेस्ट प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। सारे जो मैंने तामझाम किया ताकि मुझे बेस्ट प्राइस मिल पाए अपने एप्पल का, उस सब प्रोसीजर्स को हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर डालेंगे, ठीक है। ओके। अब देखो, कई बार क्या होता है ना, फार्मर को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है ऑफ देयर प्रोड्यूस। अब आप कहेंगे डिस्ट्रेस सेल क्या है? कई बार फार्मर्स को ना मजबूरी में अपना जो सारा सामान है, अपना जो सारा प्रोड्यूस है, वो ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है। कुछ पूछ रहे होगा कि क्यों ज़बरदस्ती क्यों बेचेगा कोई फार्मर? भाई, उन्होंने ना कर्जा लिया होता है। देखो, पुराने टाइम में उन्होंने साहूकार से कर्जा लिया, अब उनको जल्द से जल्द उसकी रीपेमेंट करनी है, तो उन्हें फटाफट किसी भी रेट में वो बेचना पड़ेगा ताकि वो लोन वापस कर पाए, जिससे पहले साहूकार उन्हें घर से बाहर निकाल दे। एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। ओके। ओके, अब क्या होता है ना, कई बार ऑफन इट इम्प्लाइज अ लो प्राइस बिसाइड्स अ सब्सटैंशियल लॉस ड्यू टू द फॉल्टी वेट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स एंड लैक ऑफ स्टोरेज। ये ना हमारी जो संदीप गर्ग की बुक है ना, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, तो काइंडली इसे इग्नोर मत करना, ठीक है। ओके। बिसाइड द सब्सटैंशियल लॉस, देखो इनका एक लॉस तो हो ही रहा है कि बहुत ज़्यादा कम रेट्स पे ये बेच रहे हैं, और दूसरी चीज़ इनके साथ क्या होती है कि फॉल्टी वेटिंग। कई बार क्या होता है, जो वेटिंग मशीन्स होती है, मान लो आपने 10 किलो गेहूं को बेचना है अपने मार्केट में, ठीक है। आप जाओगे अपने घर से, तो आप 10 किलो का गेहूं ही लेके गए, मार्केट में भी आप मंडी में पहुंचे, मंडी में भी आपको पता है कि ये 10 किलो का ही मेरे पास बोरी है। अब भाई, जब वो वेटिंग स्केल पे वो बंदा डालेगा वहाँ पे, जो साहूकार होगा या यू कैन से जो काइंड ऑफ एक डीलर हो, मीडिएटर होगा, मीडिएटर जैसे ही अपने वेइंग मशीन में डालेगा, वो वेइंग मशीन में देखेगा भाई साहब ये तो 5 किलो का पैक है। अब ये 5 किलो का पैक है, 10 किलो का पैक 5 किलो का कैसा होगा? जो वेइंग मशीन है उसे ख़राब किया जाता है जानबूझ के, ताकि बहुत ज़्यादा वेट भी कम दिखाई दे, ताकि वो सस्ते रेट पे उन्हें मिल जाए 10 किलो, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट्स, कई बार क्या होता है ना, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो ऐसी कुछ ना कुछ धोखाधड़ी में उनको, मतलब अकाउंट्स में कुछ शो करते हैं, असलियत में क्या करते हैं, काइंड ऑफ
काइंड ऑफ उनके साथ करप्शन टाइप ही कह लो आप, ठीक है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़। मान लो मैंने अब वापस आते हैं अपने गेहूं को एक सेकंड के लिए साइड रखते हैं, अब आते हैं हम वापस अपने एप्पल के केस में। और एप्पल भी नहीं, मैंगोज, मैंगोज का सीज़न है, ठीक है। मैंगोज पे आते हैं हम अब देखो मैंगोज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसे कोल्ड स्टोर में नहीं डालोगे तो वो विद इन 1 वीक सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब द थिंग इज़, एक फार्मर है, उसने जस्ट अभी हार्वेस्ट करके मैंगो लाए, अब उसे पता है कि मेरा मैंगो 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकेगा या 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकेगा, उसे पता है कि अब मुझे बेचना ही बेचना पड़ेगा अपना मैंगो, ठीक है। अब स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास है नहीं, कोल्ड स्टोर है नहीं, अब उसे ज़बरदस्ती ही बेचना पड़ेगा अपना जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स मेक इट इंपॉर्टेंट दैट द स्टेट इंटरवेंशन इन द एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द प्राइवेट ट्रेड। अब कहने का मतलब ये है, इतनी सारी दिक्कतों के बाद गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसी फील्ड में एंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रेस सेल, अब ये बात करेंगे डिस्ट्रेस सेल क्या होते हैं। फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल द प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, नो मैटर हाउ लो द प्राइजेस। जो फार्मर है उन्हें ज़बरदस्ती अपना जो प्रोड्यूस होता है, जो अपना हार्वेस्ट होता है, वो ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है, नो मैटर द प्राइजेस। जो मार्केट में जो प्राइस है वो कम है ज़्यादा है, ज़बरदस्ती उन्हें बेचना पड़ता है अपना जितना भी हार्वेस्ट होता है, ठीक है। द कंपल्शन टू सेल अराइजेज बिकॉज, अब देखो क्यों उन्हें इतना ज़बरदस्ती बेचना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हैं ऐसी। द फार्मर्स इंडीड, फार्मर्स नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया। फार्मर्स को अपना कर्जा वापस करना होता है तो वो ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी उन्हें सब कुछ निपटाना पड़ता है, सारा बेचने का काम, ताकि वो अपना कर्जा वापस कर पाए। सेकंड, द लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, मैंने वही बात है, मैंगो तो सड़ जाएगा थोड़े टाइम में, तो आपको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी तो लगेगी, ठीक है। अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो आप मैंगो कहाँ स्टोर करोगे, आपको तो बेचना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है। मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केट सिस्टम, अब यहाँ पे हमने ना प्रॉब्लम्स पढ़ी, ये जो वाला पैराग्राफ है ना, इसमें सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी कि क्या क्या आ रही है आजकल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो पूरा चल रहा है ना, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स है हमने वो पढ़ी। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ने कैसे इंटरवीन किया और गवर्नमेंट किस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट्स, गवर्नमेंट क्या करती है ना, पहले तो मैं इसको पढ़ा लेता हूँ। रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी कंप्राइज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, फार्मर एंड अ ट्रेडर। देखो रेगुलेटरी मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है जो थोड़े सिटी या यू कैन से सिटी के बाहर होती है, गवर्नमेंट ने बनाई होती है। गवर्नमेंट ने क्यों बनाई होती है? गवर्नमेंट ने इसलिए बनाई होती है ताकि जो एक स्मॉल फार्मर है वो एक्सप्लॉइट ना हो सके। जो सारा वहाँ पे सेल परचेज का काम होगा वो गवर्नमेंट की प्रेजेंस में होगा, और गवर्नमेंट उसके ऊपर देखेगी कि कहीं तुम किसान का तुम गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। काइंड ऑफ एक गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, और गवर्नमेंट एक काइंड ऑफ एक इंस्पेक्शन करेगी कि भाई सब कुछ सही तो चल रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। मार्केट कमेटी, अब देखो ये कौन देखता है? मार्केट कमेटी। गवर्नमेंट ने एक मार्केट कमेटी बनाई होती है, गाँव मार्केट कमेटी देखती है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। मार्केट कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? फर्स्ट होता है एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कोई गवर्नमेंट का एक आदमी होता है। सेकंड होता है एक फार्मर, एक किसान। तीसरा होता है एक ट्रेडर, ट्रेडर जो मीडिएटर, जो सामान अरे परे बेचता है, ठीक है। इन तीनों को कंप्राइज करके मार्केट कमेटी बनती है, और मार्केट कमेटी देखती है कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है कि नहीं, राइट। ओके। रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स, अब ये कहाँ होते हैं? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मोस्ट टाउन, मैंने बताया कि थोड़े शहर से थोड़े बाहर होते हैं। फेयर से द फार्मर्स कैन कम टू दीज यार्ड्स फॉर अ फेयर सेल ऑफ द प्रोड्यूस। यहाँ पे फेयर सेल होता है, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, प्रॉपर सब कुछ गवर्नमेंट की प्रेजेंस में सब कुछ होता है। दीज यार्ड्स ऑल्सो ऑफर द स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी देते, स्टोरेज के लिए कुछ गोडाउन टाइप दे देंगे, प्रॉपर यू कैन से शेल्टर्ड सा एक गोडाउन टाइप दे देंगे, ठीक है। द फार्मर कैन स्टोर द प्रोड्यूस फॉर द, वही बात, ठीक है। Provision of the physical infrastructure. Physical infrastructure includes transportation facilities, storage facilities and the processing units. अब देखो ये तीन चीज़ें हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मेरे को बताओ, अगर एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि एक पॉलिटिशियन का, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे पहले हम बनानास गाँव से लेके टाउन में लाते थे, तो रोड इतने ख़राब होते थे कि जो बनानास होते थे वो सारे रास्ते में पिचक जाते थे, ख़राब हो जाते थे, और एक फार्मर का जो हार्वेस्ट होता था वो वेस्ट हो जाता था। तो उस पॉलिटिशियन ने बोला उस इंटरव्यू में कि तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर रोड बना दिया, मेटल कर दिए सारे रोड, ताकि जब वो, अब जो जितने भी सारे बनानाज हो गए, बनानाज अब पिचकेंगे नहीं, उसमें कोई डेंट नहीं पड़ेगा और वो ख़राब नहीं हो गए। अब जो फार्मर है उसे उसका कोई नुकसान नहीं होगा, और फार्मर को पूरा प्राइस मिलेगा, पूरा प्राइस भी मिलेगा, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, उसके बनानाज बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे, और मार्केट तक बिल्कुल सही सलामत पहुँचेंगे। अब वो पॉलिटिशियन कौन था? मोदी जी थे, ठीक है। पॉलिटिकल नहीं हूँ मैं, वैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का मैंने एग्जांपल दे दिया। स्टोरेज फैसिलिटीज़ मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया। मैंगो है भाई, मैंगो 1-2 हफ्ते में सड़ने वाले, एक फ्रूट है भाई, वाटर फ्रूट है।
अब भाई अगर प्रॉपर वहाँ पे स्टोरेज, कोल्ड स्टोर हो, ये हो वो हो, तब 1 सेकंड के लिए जो मैंगो 2 हफ्ते चल रहा हो, क्या पता 1 महीने तक आप चल पाए, और यू कैन से उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1 महीने और हो जाए कोल्ड स्टोर के अंदर, ठीक है। एंड processing units, let's just take an example of a processing unit. एक एप्पल, वापस कम बैक टू द एप्पल। मान लो जो एप्पल होता है, बस एक एग्जांपल देता हूँ, एक एप्पल है, बस उसका ना उसमें डेंट पड़ा है, उस पे एप्पल में डेंट पड़ा है, और अब आप उस डेंटेड एप्पल को मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि मार्केट में वो कोई खरीदता नहीं है डेंटेड एप्पल्स को। अब आप उस डेंटेड एप्पल का क्या करोगे? अब फेंक दोगे, यही काम है उसका बस। अब देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, प्रोसेसिंग यूनिट इन द सेंस एक वाइन फैक्ट्री चलो छोड़ो, एप्पल जूस फैक्ट्री खोलती है एक, ठीक है, एप्पल जूस फैक्ट्री का गवर्नमेंट खोलती है, तो एक काइंड ऑफ एक प्रोसेसिंग यूनिट है। जो एप्पल फिजिकली ख़राब थे बट अंदर की क्वालिटी उसकी बेस्ट थी, आप उसको प्रोसेसिंग यूनिट में डाल के एप्पल का जूस निकाल के एप्पल जूस बेच सकते हो। अब देखो, एक प्रोसेसिंग यूनिट बना दी, और उससे क्या हुआ, आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है, और मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि किसान की जेब में एक्स्ट्रा और पैसा जाएगा, जो एक से एप्पल जो वेस्ट हो रहा था उसका आप काइंड ऑफ उसका उसको भी आप यूज़ कर पाओगे, उससे भी आप मनी अर्न कर पाओगे, ठीक है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़, अब ये क्या होती है देखो, कई लोग कई किसान साथ में आते हैं। अब साथ में आते हैं, वो अपना सारा जितना सारा रिसोर्सेज है उसको पूल कर देते हैं, अपने सारा रिसोर्स मान लो अब चलो यहाँ पे पहले तो मैं ना बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको। द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज एज द मेंबर ऑफ दिस सोसाइटीज फार्म्स देमसेल्फ बिटवीन द बार्गेनिंग एंड द मार्केट प्राइस। देखो सुनो, मिल्क कॉपरेटिव्स क्या होते हैं, यू कैन से 10 फार्मर्स आता है, उनका उनका जितना भी मिल्क हो, जितना भी वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस मिल्क मिल्क प्रोड्यूस को कंबाइन कर देते हैं। अब उनके पास कंबाइन बहुत सारा मिल्क हो गया, उस कंबाइन मिल्क को वो किसी एक कंपनी को बेच देते हैं। एग्जाम्पल करते हैं वो कोई आइसक्रीम कंपनी है, वो सारा मिल्क जो है वो किसी आइसक्रीम कंपनी को उन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल करने में बार्गेनिंग वगैरह होगी कि यार भाई साहब अच्छे रेट दो हमें, कम, आप तो कम रेट दे रहे हो, हमें तो और अच्छे रेट चाहिए, ये वो सो एक जो बार्गेनिंग होगी, और वो भी इतने बड़े अमाउंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा इजीली हो पाएगी, ठीक है। अब मान लो आपने अच्छे से सेल कर दिया वो पूरा, एक आइसक्रीम कंपनी को जितना सारा मिल्क प्रोड्यूस किया था काफ़ी सारे लोगों ने, वो आपने एक आइसक्रीम कंपनी को दे दिया। अब क्या करेंगे, जो आपके मिल्क से पैसे आए, आइसक्रीम कंपनी ने आपको जो पैसे दिए इतने सारे मिल्क के लिए जो आपने आइसक्रीम कंपनी को दिया, अब वो पैसे आप इक्वली सबके भी इक्वली नहीं, जितना किसी आदमी ने मान लो 2 लीटर दूध दिया था बेचने के लिए, तो उस आदमी को आप 2 लीटर के हिसाब से पेमेंट करोगे, किसी ने 10 लीटर दिया था उसे आप 10 लीटर के हिसाब से पेमेंट करोगे। इस तरीके से एंड में आप जितना भी सारा अमाउंट है उसको ऐसे ही अपने बीच बाकी लोगों के बीच में अकॉर्डिंग टू देयर शेयर बांट दोगे, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है, वो भी हम आगे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, कोऑपरेटिव देखो इसको छोड़ो, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट, नहीं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इन्होंने दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे ना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मैं कहाँ से आपको रेफर करूँ, क्योंकि ना एक्चुअली जो ये वाला टॉपिक है ना, ये संदीप गर्ग में ज़्यादा अच्छे से हुआ था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेरे को उतना आइडिया नहीं है, और मैंने वहाँ से उसे रेफ़र किया, जो आपको मैं एक्सप्लेन भी किया वो संदीप गर्ग का मटेरियल है। एज अ मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज फार्मर्स फाइंड देम सेल्फ बेटर बारगेनर्स इन द मार्केट। देखो ये क्या हुआ, ये आप लिख सकते हो, सुनो, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हो। एज द मेंबर ऑफ द सोसाइटी फार्मर्स देम सेल्फ फाइंड देम सेल्फ एज द बेटर बार्गेनिंग, मैंने बार्गेनिंग की बात भी अभी कर ली थी। गेटिंग बेटर प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस थ्रू द कलेक्टिव सेल, अब कलेक्टिव सेल भी मैंने आपको बता दिया था कि साथ में ही सारा बेच रहे हैं, तो उसका प्राइस भी उनको अच्छा मिलेगा, और एंड में वो डिस्ट्रीब्यूट भी इक्वली कर देते हैं एक दूसरे के बीच। ये सारा ना संदीप गर्ग में, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आई जस्ट गॉट अ बिट कन्फ्यूज इसमें, इस कंटेंट में और उस कंटेंट में, ठीक है। Milk cooperatives in Gujarat are a brilliant example of the cooperative marketing in the rural areas. These cooperatives have not only changed the fabric of the Gujarat, but देखो ये जो मिल्क कोऑपरेटिव जो अमूल था, इन्होंने बस अमूल के मॉडल को रेफर किया बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने ये काइंड ऑफ एक मिल्क कोऑपरेटिव्स का कॉन्सेप्ट जनरेट किया था, आई मीन यू कैन से इंट्रोड्यूस किया था। हाउएवर ऑफ द लेट, अब हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये संदीप गर्ग में भी हर जगह है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस है कोऑपरेटिव मार्केटिंग की, ठीक है। दीज आर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मार्केट कोऑपरेटिव्स एंड द प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स। यू कैन से जो मैंने भी एग्जांपल बताया आपको, मार्केट कोऑपरेटिव्स, एक जो मान लो वो उन लोगों का कोऑपरेटिव बना हुआ था जो सारा मिल्क इन्होंने साथ में कंबाइन किया हुआ था, ठीक है, और प्लस आइसक्रीम कंपनी, इन दोनों के बीच में ना काइंड ऑफ एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही है। इसे इसे ये भी एक लिमिटेशन हो जाएगी, एज इट इज़ इसको रट दो, क्योंकि दोनों बुक चाहे संदीप गर्ग है चाहे ये टी आर जैन, इन दोनों में ये पॉइंट बिल्कुल सेम है, ठीक है। शॉर्टकमिंग्स इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कॉपरेटिव्स, अब देखो
अब आपने कंबाइन किया था अपना, जितना सारा मिल्क प्रोड्यूस किया था फार्मर्स ने, वो सारा कंबाइन किया था, अब उन्होंने कंबाइन बेच दिया, कंबाइन पैसा आ गया। अब जो ये पैसा है, इसे इसे इक्वली और इवन से इसे जस्टली और प्रोपोर्शनेटली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया लोगों के बीच। मतलब जो जितने सारे मेंबर्स थे, जितने भी जितने सारे फार्मर्स थे जिन्होंने क्लब किया था अपना मिल्क, उन सब के बीच में प्रॉफिट्स अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक आदमी ने ज़्यादा रख लिया, दूसरे को कम दिया, किसी को दिया ही नहीं, ये सारी दिक्कतें हुई। और यू कैन से दिस इज द वन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ओके, वेट वेट अ सेकंड, वेयर वर वी? पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अब गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जो इतना सारा किसान आंदोलन चला, ये एमएसपी से रिलेटेड ही अरे परे घूम रहा था। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है ना, मान लो यू कैन से आपने वीट प्रोड्यूस किया ऑफ 10 kgs, और कोई प्राइवेट कंपनी आपसे नहीं खरीद रही है, कोई प्राइवेट ट्रेडर आपसे नहीं खरीद रहा है, आप क्या करोगे? गवर्नमेंट के पास जाओगे, बोला भाई सुन, मेरे तो कोई नहीं खरीद रहा मेरा वीट, और ये अगर खरीद रहे तो बहुत ही ज़्यादा कम रेट पे खरीद रहे, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रहा है, अब मैं क्या करूँ? अब आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, फिर गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने रेट रखा होता है कि आपको, आप अपना जो जितना भी सारा प्रोड्यूस है, आप इस रेट में तो हमेशा गवर्नमेंट को दे बेच ही सकते हो। काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी होती है ये, काइंड ऑफ फार्मर्स के पास टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, कि भाई चलो ये तो है ही, गवर्नमेंट तो है ही साथ, अगर कोई प्राइवेट वगैरह हमारे साथ ना हो, या प्राइवेट वगैरह ने रेट नहीं दिया, तो गवर्नमेंट तो हमेशा बैठी है हमारे पीछे, ठीक है। ये एमएसपी होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द बफर स्टॉक ऑफ वीट एंड वीट राइस बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यू कैन से एक डायरेक्टली जो गवर्नमेंट है हमारी। अब देखो गवर्नमेंट ने एमएसपी पे जितना सारा वीट था वो खरीद लिया, वीट राइस जितना जो भी होता है, जो सब कुछ था वो सारा गवर्नमेंट ने खरीद लिया। अब वो गवर्नमेंट कहाँ रखेगी उसे? उसे एक एज अ बफर स्टॉक रखेगी, मतलब गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स बने हैं, वो वहाँ पे उसे स्टोर करेंगे। अब गवर्नमेंट ने वो गोडाउन्स क्यों बना रखे इतने बड़े बड़े? और गवर्नमेंट वो जो खरीदती है एमएसपी से जितना सारा वीट और राइस, वो करती क्या है उसका, ठीक है, उस गोडाउन में भर दिया। अब गोडाउन में भरा क्यों गवर्नमेंट ने? चैरिटी तो कर नहीं रही मतलब चैरिटी मतलब ऐसे तो है नहीं, गवर्नमेंट ने बस रख दिया और सड़ाने के लिए डाल दिया। देखो गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा विजनरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक ग्रेन्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पीडीएस क्या होता है, आपने सुना है? आपके मोहल्ले लोकेलिटी में कहीं पे वो होते हैं, गवर्नमेंट डिपो होते हैं जहाँ पे आपको राशन बहुत ज़्यादा सस्ते रेट में मिलता है। अब जो गवर्नमेंट ने जितना सारा राशन एमएसपी के थ्रू स्टोर करके रखा है एज बफर स्टॉक, अब उस बफर स्टॉक को गवर्नमेंट पब्लिक डिपोज में थोड़ा बहुत ज़्यादा सस्ते रेट पे बेचेगी, ताकि गरीब से गरीब आदमी को राशन मिल सके, ठीक है। अब दूसरा जो आपके जो ये बफर स्टॉक है, इसका यूज़ बताऊँ क्या होता है। मान लो भगवान ना करे कहीं पे फ्लड आ गया, ठीक है, तो अब मान लो अर्थक्वेक आ गया कहीं पे, ठीक है। अब उस अर्थक्वेक में लोगों के घर उजड़ गए, सब कुछ हो गया। अब भाई जो आपके पास पॉपुलेशन है, यू कैन से जो रेफ्यूजीज टाइप है अपने फ्रॉम देयर होम, अब उनका क्या करोगे? उनको खाना कहाँ से दोगे? इस बफर स्टॉक से गवर्नमेंट इनके बीच में फ्री का राशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भी हो गए हमारे। ओके, मूविंग ऑन टू द बफर स्टॉक, ये वही बात है, ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स हो गए, थोड़े अच्छे से डिस्क्राइब किए होगा, बाकी डिस्क्राइब करने वाला एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से कर ली। ओके, शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो एक ना यहाँ पे एक ये मेरे को फैक्ट बड़ा अच्छा लगे हुए भी, इसको मैं आपको बताता हूँ। सरप्राइजिंगली इनफ नियरली 90% ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज स्टिल हैंडेड बाय द प्राइवेट ट्रेडर्स, वाइल द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर हैंडलिंग नियरली 10%। जितना सारा आज के टाइम पे यू कैन से ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है ऑफ दिस एग्रीकल्चरल, और यू कैन से जो जितना सारा एग्रीकल्चर का सामान बिक रहा है, खरीद रहे हैं, जो सब कुछ चला हुआ है ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सेल परचेज, ये 90% आज के टाइम पे भी प्राइवेट ट्रेडर्स देख रहे हैं, और सिर्फ 10% गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू कंडक्ट हो रही है ये चीज़, ठीक है। अब बात करेंगे हम फाइनली शॉर्ट कमिंग्स की। क्या क्या लैकिंग्स है हमारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में? लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, वही बात है, मैंने वो रोड का और बनानास वाला एग्जांपल दिया था। भाई रोड ही ख़राब है, लैक ऑफ ट्रांस बनानास तो सारी सड़कें रास्ते में, अब क्या बेचोगे आप मार्केट में, ठीक है। फोर्स्ड सेल, अब वो भी हमने पढ़ा है कि फोर्स्ड सेल क्यों करनी पड़ती है साहूकार वगैरह के प्रेशर के अंडर, ठीक है। न्यूमरस मार्केट चेंजेस, मान लो कल को यू कैन से वॉर छिड़ गई भाई, तो मार्केट बहुत बड़ा, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट बढ़ जाएगा, घट जाएंगे, कुछ ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, यू कैन से कि भाई कोई लोन ही नहीं दे रहा भाई, किसी किसी किसान को ट्रेडिशनल सीड्स से HYV सीड्स, मॉडिफाइड सीड्स के ऊपर जाना है भाई, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा ही नहीं किसान के पास, वो कैसे खरीदेगा? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, वही बात है, मैंगो को अगर वो बंदा स्टोर नहीं करेगा तो वो तो उसकी तो शेल्फ लाइफ 1 महीना है, उसको तो अगेन फोर्सफुली बेचना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द मिडिल मैन, जो ये बीच के मिडिल मैन होते हैं, साहूकार होते हैं, भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
वो एक फ्रूट है। वो एक किसान को उसका 100 रुपये का 100 रुपये में वो किसान 100 रुपये में एक बीच के ट्रेडर को वो यू कैन से वो फ्रूट दे रहा है, ठीक है। अब वो जो बीच का ट्रेडर है वो मार्केट में उसको 200 और 250 रुपये में बेच रहा है। जस्ट लुक एट द मार्जिन जो मिस मिडिल मैन के पास है। एक एग्जाम्पल लो कि अगर इस किसान को ही वो 250 रुपये मिल जाते तो ये कितना फायदे में होता। वेर एज यहाँ पे बीच में ये जो ट्रेडर है ये इतना बड़ा मार्जिन उठा के चला और काम भी कुछ है नहीं और असली मेहनत किसान कर रहा है, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। अब देखो कई बार स्टैंडर्ड्स वेट लैक ऑफ, मैंने बताया कि भाई कई बार मशीन ख़राब कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, क्या कर देते हैं। और एक और दिक्कत होती है, मान लो आप लेके गए 10 किलो, वो बोलते हैं भाई साहब पाउंड्स में बताओ, हमें नहीं पता है, हमें केजी वेजी नहीं पता, हम पाउंड्स में डील करते हैं। तो वो एक और अलग दिक्कत हो जाएगी। इन एडुकेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, भाई देखो फार्मर्स को पता ही नहीं होता आज हमारा रेट ज़्यादा है कि कल रेट कम है, तो वो सीधा जाता है अपना सामान उठा के और बेच देते हैं वहाँ पे, कोई आइडिया नहीं होता कि मार्केट कब अच्छी कब कम है, ठीक है। ओके। ओके वेट अ सेकेंड, वेयर वर वी वेयर वर वी वेयर वर वी ओके, वेट नहीं, ये हो गया था, ये हो गया था ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। अब देखो ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं। अब देखो आज के टाइम पे एक फार्मर कैसे, मान लो एक किसान है जो वीट उगाता है, वो किस तरीके से अपना वीट बेचता है, मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर। एक फार्मर है, उसने पूरा वीट हार्वेस्ट किया, वो जाएगा बीच के मिडिल मैन के, फार्मर है वो मिडिल मैन के पास जाएगा, ये मिडिल मैन खरीद लेगा सारा। अब मिडिल मैन जाके आगे बेचेगा सारी दुकानों में, ठीक है। कुछ इस तरीके से सब कुछ चलता है, मैं एग्जांपल दिया आपको। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट सेल पर। अब देखो ये ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स क्या कह रहे हैं, भाई सुन फार्मर, इस मिडलमैन को हटा, अब तू ही डायरेक्ट मार्केट में बेच दे, ठीक है। ये हम पूरे सब हेडिंग में पढ़ेंगे, डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स इन सच चैनल्स, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे एक अपनी मंडी करके एक काइंड ऑफ एक यू कैन से एक चेन, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है चेन है कि क्या है, चैनल है, हाँ मतलब चेन ही है। और बिग बाज़ार आपने सुना ही होगा, एक चेन है। और हद से पार, हदस पार, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन, हदस पार मंडी है, ये आंध्र प्रदेश वगैरह में है। रिथु बाज़ार जो कि तमिलनाडु में, वेट कहाँ पे है ये, तेलंगाना में रिथु बाज़ार है। और तमिलनाडु उजावर, तमिलनाडु में जो उजावर संदीज, देखो भाई अलग लैंग्वेज है तो थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो माफ़ करो। उजावर संधीज़ है वो तमिलनाडु में ज़्यादा प्रेवलेंट है। देखो ये ना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में क्या अपनी मंडी है, कौन सा क्या, कौन सा चलता है, ठीक है। ये सब कुछ याद कर लेना। डायरेक्ट सेल, सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय द नेशनल एंड द मल्टी नेशनल कंपनीज। ये ना आपने, मैं आपको बताऊँ, जब ये एमएसपी वाला कुछ सीन हुआ था ना, याद करो जब 2019 में आई गेस कभी वो फार्मर प्रोटेस्ट होते जो सबसे बड़े वाले फार्मर प्रोटेस्ट थे। तो उस दौरान ना एक यही एक प्रोविज़न लाया था गवर्नमेंट ने क्या बोला था, मान लो एक पार्ले जी बनाने वाली कंपनी है, पार्ले जी वाली कंपनी बनाने वाली कंपनी सीधा किसानों के पास जाएगी, ठीक है। वो बोलेगी भाई किसानों ऐसा करो, हमें हमें 5 क्विंटल वीट चाहिए, मतलब वो एक किसान के पास नहीं जाएगी ऑफ कोर्स, मतलब करीब 100 एक किसान के पास जाएगी, बोलेगी हमें ये इतने इतना वीट चाहिए, हम आपको इसकी पेमेंट आज ही कर देंगे, आज ही, उसी दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी दिन बैंक में पैसे, ठीक है। हम आपको आज जो भी मार्केट में रेट पड़ा है चला है उसी के हिसाब से हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट जो फार्मर है, फार्मर ने सीधा पार्ले जी को वीट अपना बेच दिया। पहले क्या होगा, ट्रेडर जाएगा किसी और के पास, किसी और जाएगा पार्ले जी के पास, पार्ले जी को भी महंगा पड़ता था, किसान को भी महंगा पड़ता था। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, हम ये तो साथ में आके इंटरेक्ट करेंगे और साथ में आके ये लोग काइंड ऑफ एक चीप प्राइस पे चीज़ों को बेचेंगे और खरीदेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव, ओके ये सब कुछ हो गया, ये मैंने सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्ट सेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मल्टीनेशनल कंपनी और फार्मर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन इन द मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चरल मार्केट, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। एग्जाम्पल करो आपका एक फार्म है, उस फार्म पे आपने सिर्फ वीट लगा रखा है, ओनली वीट और कुछ नहीं, सिर्फ वीट। अब देखो मान लो क्या टाइम आ गया, लोगों ने सोचा कि भाई वीट नहीं खाना, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब पूरी इंडिया की पॉपुलेशन सोचा वीट छोड़ो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। वीट छोड़ो, अब हम कल से राइस खाएंगे। अब इससे क्या होगा, राइस के प्राइस बढ़ जाएंगे, वीट के प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। एक किसान जिसने पूरे अपने खेत में वीट लगा रखा है वो अब वीट किसको बेचेगा, पॉपुलेशन ने तो डिसाइड कर लिया हमने तो वीट खाना ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे उस वीट का, वो वीट वीट तो वेस्ट हो जाएगा और किसान का जो रेट होगा उसे बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, वो तो घाटे में रहेगा। अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है कि भाई एक खेत है उसमें देखो आधे में तो वीट होगा, आधे में तो राइस होगा।
मतलब ज़्यादा क्रॉप, एक ही लैंड में ज़्यादा क्रॉप्स लगा, दैट इज़ नोन एज द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। मान ले किसी दिन डिसाइड भी कर लिया पॉपुलेशन ने कि भाई हम तो आज से राइस ही खाएंगे, हमने वीट तो छोड़ दिया। अब भाई तू कम से कम राइस तो बेच पाएगा अच्छे रेट पे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अब सारा वीट है एंड में तू रोएगा कि भाई तो ये लोग तो सारे राइस खा रहे हैं, मेरे पास तो वीट ही है अब, ठीक है, समझ गए ना, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन refers to the reallocation of some of the farm's productive resources into the new activity or crop production, wait, what is this, क्रॉप्स प्रोडक्शन मार्केट रिस्क, मैंने क्या लिखा है भाई, इनटू अ न्यू एक्टिविटी और अ क्रॉप्स रिड्यूसिंग, अच्छा रिड्यूसिंग द मार्केट रिस्क। ये पिक्चर थोड़ी याद ही आई है, देखो राइटिंग की दिक्कत नहीं है इस बार मेरी, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, एक और मैं बताऊंगा आपको। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आपकी एक लैंड थी, लैंड पे आपने क्या सिर्फ वीट लगाया था, अब आप उस रिसोर्स जो कि आपकी लैंड है उसको उसमें उसमें आप अब राइस भी उगाओगे वीट के साथ, दैट वुड बी नोन एज द रीएलोकेशन ऑफ सम रिसोर्सेज ऑफ द फार्म्स प्रोड्यूस इनटू द न्यू एक्टिविटीज़ और द क्रॉप्स। अब देखो, आपके पास लैंड थी, लैंड पे आपने पहले सिर्फ वीट उगाया था, अब आप नया क्रॉप लगा रहे हो, वही बात है, रिसोर्सेज इनटू अ न्यू क्रॉप। न्यू क्रॉप कौन सा होगा, राइस होगा, वीट के साथ आप राइस उगाओगे, ठीक है। रिड्यूसिंग द मार्केट रिस्क, वही बात है, मार्केट रिस्क। अब भाई पॉपुलेशन चाहे अपना डिसाइड करते रहे कि वीट खाना राइस खाना, हमने तो दोनों उगा रखे हैं, ठीक है, यही बात। डाइवर्सिफिकेशन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, ठीक है। हमें जब मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ा था ना, मुझे खुद भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था ये लिखा क्या है। पहली बात तो हमारी हेडिंग क्या है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और कुछ नहीं, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, इसे याद रखना। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब आपका खेत है, आप उसमें राइस भी उगाओगे, आप उसमें वीट भी उगाओगे, दैट इज दिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब आप पूछेंगे क्यों इतना इन्फोसिस दे रहा हूँ, मैं आप बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी स्लैश एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें तो आपने एक खेत में दो चीज़ें उगा दी, अब इसमें क्या करोगे, मान लो आपके पास एक खेत है, उसमें आपने एक तरफ वीट लगाया, एक तरफ राइस लगाया। अब आपने डिसाइड कर दिया अपने साथ ना, मैं ऐसा करता हूँ 4 गाय पाल लेता हूँ, उनसे जो दूध आएगा उससे मैं बाकी बेच दूंगा, उससे भी मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर दूध नहीं बेचा तो दूध से मक्खन बना के दूध से घी बना के बेच दूंगा, वो बहुत अच्छे रेट पे बिकता है। और यू डिसाइडेड कि देखो ऐसा है, मैं ना मुर्गियाँ भी पाल देता हूँ, पोल्ट्री फार्म टाइप छोटा सा मिनी खोल देता हूँ। अब उससे जो एग्स आएगा वो भी मैं मार्केट में बेच दूंगा। अब आप क्या कर रहे हो इसमें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी थी, जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर में थी, उसे आप थोड़ा अरे परे भी ले जाओगे। अरे परे कहाँ ले जाओगे, एक तरफ आप डेयरी का खोल दोगे, एक तरफ थोड़ा आप पोल्ट्री खोल दोगे, काइंड ऑफ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसे आप थोड़ा और फैला दोगे, यू कैन से, और दूसरे जगहों पे आप जाने लग जाओगे, ठीक है। यू कैन से, और दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी आप अपने हाथ पैर डालने लगोगे, एग्जाम्पल, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में सिर्फ बात हो रही है आप खेत में क्या उगा रहे हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में अब बात आती है कि आप खेत के सिवाय और क्या क्या कर रहे हो टू डाइवर्सिफाई योर इनकम, और इनकम कैसे कमाओगे, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, अब यहाँ पे वही आएगा, इम्प्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ द डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। पहले मैंने बताया था ना, सबसे पहले आप सिर्फ वीट ही उगा रहे थे अपने फार्म में, अब आप और बहुत चीज़ें उगा रहे हो, ठीक है। इट इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम अ सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। सिंपल, सॉरी, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब वीट उगाना, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब वीट के साथ राइस भी उगा रहे हो। चलो मान लो राइस के साथ आपने टमाटोज उगाना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब ये तो फुल ऑन चल पड़ा आपका हिसाब किताब, ठीक है। In India, agriculture is still dominated by the subsistence farming. Diversification would mean a shift from the subsistence to the commercial farming. ये basic point, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, वेट इट वुड फेलियर ऑफ द, देखो, अब आपको क्यों डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहिए, इस मतलब इसके क्या बेनिफिट्स है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के। रिस्क, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द मानसून। मान लो देखो, दो मैंने आपको क्रॉप बताए थे अभी आपको, वीट भी बोल दिया, राइस भी बोल दिया। अब राइस में बहुत ज़्यादा वाटर लगता है, ठीक है, और वीट में उतना पानी नहीं लगता, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है ना। वीट में रिलेटिवली इतना नहीं लगता जितना राइस के लिए, राइस में बहुत पानी लगता है। अब द थिंग इज, रेनफॉल ही नहीं हुई भाई, अब आपके राइस तो सूख जाएंगे, वीट तो फिर भी कम पानी में अपना काम चला लेता है। अब ये सूख गया, अब मान लो आपने, अगर आपने पूरे फील्ड में सिर्फ राइस उगाया होता तो भाई आप तो बर्बाद थे उस साल, तो आपका मतलब जितना हार्वेस्ट था खत्म था, पैसा कुछ आने नहीं था घर पे। अब आपने यहाँ पे राइस के साथ वीट भी उगाया, वीट कम पानी में भी इसका चल पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ओके। पहले ना, पहली बात और दूसरी चीज़ क्या होती थी, आज तक हिंदुस्तान में हमारे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कोई की तरफ यू कैन से सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक प्राइमरी टाइप की फार्मिंग होती थी इंडिया में। मतलब फार्मिंग में हम सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना हमारी फैमिली को ज़रूरत होता था, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं उगाते थे, ठीक है। ओके। और देखो, जब आपने डाइवर्सिफ़ाई करना स्टार्ट किया, मान लो आप सिर्फ वीट उगाते थे, अब आपने डिसाइड किया कि मैं अब वीट के साथ राइस भी उगाऊँगा। अब देखो आपकी फैमिली कितना खा लेगी वीट, ठीक है, आपने सेपरेट कर दिया भाई, पूरी साल में नहीं, मेरी फैमिली ने पूरी साल वीट खा लिया। अब भाई जो अगर आपने एक्स्ट्रा जो राइस उगाया, अब राइस आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे? फैमिली ने तो के लिए तो वीट काफ़ी है, अब राइस आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, अब आप वो राइस बेचोगे। यू कैन से सब्सिस्टेंस से आपका जो आउटलुक होगा वो कमर्शियल यू कैन से कमर्शलाइजेशन की तरफ चले जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग द मार्केट रिस्क, मैंने मार्केट रिस्क का वही एग्जांपल दिया कि भाई लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमने तो खाने ही राइस है, वीट हम खाएंगे नहीं। अब देखो ये मार्केट रिस्क हो गया बहुत बड़ा। अब आपने अगर दोनों लगाए तो आप इस रिस्क से बाहर हो। ये बहुत बार रिपीट कर दी मैंने एक ही चीज़, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मिनिमाइज द मार्केट रिस्क, ये सारी यही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, और शायद एक आध पॉइंट वो भी होगा जो मैंने संदीप गर्ग से लिखा होगा। देखो ना, मैंने ना सारे पॉइंट्स लिए, कुछ ऐसे पॉइंट भी जो संदीप गर्ग में अच्छे वो मैंने साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे यहीं से ही है मेजोरिटी, ठीक है। Diversification of the production activity calls for the shift from the cropping farming to the other areas of the production activity or the other areas of employment, raises the income as well as the stabilize what is employment and raises the income as well as stabilize it। अब देखो कहने का क्या मतलब है, फार्म है, फार्म में आपने, मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया बहुत डिटेल में कि पहले फार्म में सिर्फ वीट और राइस लग रहा था, अब आपने साथ में गाय भी रख दी, साथ में पोल्ट्री भी खोल दिया, एक छोटा सा हिसाब किताब, ये सब कुछ भी करने लग गए। इससे क्या हो गया, आपने डाइवर्सिफाई कर दिया अपने इनकम सोर्सेज। मान लो एक साल इतने बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, अब वीट भी नहीं होगा, राइस भी नहीं होगा, अब आप क्या करोगे? अब आप अपना कम से कम गाय का जो गाय से जो दूध आएगा उससे गाय का दूध दूध को बेच दोगे, या दूध से घी बना के बेच दोगे, या पोल्ट्री से जो एग्स हो गए उसे बेच दोगे मार्केट में। तो कम से कम एक ये है कि आपके पास गारंटी तो है कि पैसा तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। और अदर एरियाज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रेजिंग द इनकम, इससे देखो आपकी इनकम भी बढ़ गई, प्लस एक आप एज वेल एज एक स्टेबिलिटी भी होगी भाई। अगर कुछ नहीं हुआ तो गाय और ये तो है हमारे पास, ये पोल्ट्री फार्म टाइप छोटा सा, ठीक है। वेट अ सेकेंड। हाँ इतना ही है मेजरली। सो दिस इज़ द गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वीडियो। देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो अब हम फाइनली इस चैप्टर को एंड करेंगे अपनी अगली वीडियो में। दैट इज़ जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो दूसरी तरह की जो सारा पोल्ट्री वगैरह बताया वो हम इन डिटेल, डेयरी वगैरह सब कुछ और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। So students, thank you for watching the video. If you think this video is helpful, make sure to like. So yeah guys, bye bye.